नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी लोगों का। आज एक देखें ऐसी खबर आई है जो है एक हादसे की खबर। कोई राजनीति उसके अंदर अभी तक दिखाई नहीं दे रही है, उसके अंदर कोई क्राइम भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन परिवार चूंकि बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित परिवार और राजनीतिक परिवार था, इसलिए हम उसकी बात आज करने जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का आज सुबह निधन हो गया। सिर्फ 38 साल के थे वो, तो इसलिए पूरी दुनिया बहुत हैरान है, शॉक्ड है कि आखिर कैसे हो सकता है। और बहुत अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले फिटनेस फ्रीक किस्म के व्यक्ति थे। राजनीति से लेकिन उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसमें क्या हुआ, क्या वजह रही, क्योंकि अपर्णा यादव भी घर पर नहीं थी। इनफैक्ट वो तो लखनऊ में नहीं थी जब उनकी डेथ की खबर आई। रात में उनकी तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर का बुलाया गया घर पर और फिर उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनको फिर ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। तो आज थोड़ा सा हम इसके पीछे की बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी रिश्तों की कहानी भी है राजनीतिक परिवार में। तो ये सारी बातें पोस्टमार्टम के बाद साफ होंगी कि आखिर हुआ क्या था। और पोस्टमार्टम अभी तक जब हम लास्ट चेक कर रहे थे तो पोस्टमार्टम शायद हो चुका था, लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद फिर रिपोर्ट तैयार होने में समय लगता है, तो वो सारी डिटेल्स तो कुछ वक्त के बाद ही आ पाएंगी। लेकिन जो अभी तक हमें पता चला है उसके मुताबिक रात करीब 3 बजे प्रतीक यादव ने अपने हेल्पर से अपने पैर पर मालिश करने के लिए कहा, तेल मंगवाया। वो बीमार चल रहे थे, हॉस्पिटल में भर्ती भी रहे थे। उनके लंग में कोई प्रॉब्लम था, क्लॉट था, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कुछ जगहों से। ऐसा भी पता चल रहा है कि क्योंकि अभी तक कोई डॉक्टर बोला नहीं है, इसलिए सब ये सोर्सेज से पता चल रहा है कि शायद उनको कोई बोन रिलेटेड भी कोई बीमारी थी, कोई समस्या हो गई थी। लेकिन उन्होंने अपने हेल्पर को बुलाया। हेल्पर कैसे आया, इसका भी एक वर्जन आया सामने कि वो कांच का पानी का ग्लास जो था उनके हाथ में था, वो उनके हाथ से गिर गया, तो आवाज़ हुई, तो हेल्पर जो था घर का वो कमरे में गया, तो फिर उससे उन्होंने कहा कि मेरे पैर में मालिश कर दो। उसके बाद वो हेल्पर चला जाता है कमरे से, वो सोने चले जाते हैं और फिर तड़के 4 बजे किचन में वो अचेत अवस्था में मिलते हैं घर के किसी सदस्य को, घर में जो व्यक्ति और था। उसके बाद फिर नज़दीकी हॉस्पिटल है तो वहाँ से भाग करके डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर आता है, फिर उनको हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, लेकिन उनको फिर ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। सुबह करीब 6 बजे अपर्णा यादव के भाई उनको सिविल हॉस्पिटल लेकर के गए थे, जहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि उनमें श्वास नहीं है। बताया जा रहा है कि प्रतीक की तबीयत खराब रह रही थी काफ़ी अरसे से। अपर्णा यादव चूंकि हेमंता विश्व शर्मा के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए असम गई हुई थी, तो फिर इसलिए वो थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचेंगी। प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम हो गया है और 6 डॉक्टर्स की टीम ने उनका पोस्टमार्टम किया है। उनका विसरा सुरक्षित रख लिया गया है, उसकी पूरी वीडियोग्राफी भी की गई है पोस्टमार्टम की। और पुलिस ने भी प्रतीक के फ़ोन को जो है वो जांच के लिए अपने पास रख लिया है। इसमें कहीं से अभी तक कोई फाउल प्ले की खबर नहीं आई है, ऐसी कोई आशंका भी कोई जाहिर नहीं कर रहा है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर अननेचुरल डेथ होती है तो पोस्टमार्टम भी कराया जाता है, तो और फिर पुलिस भी जहां तक जांच मुमकिन लगती है वो जांच करती भी है। जिस वक्त प्रतीक का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, उस वक्त प्रतीक के नाखून नीले पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा डॉक्टर्स ने भी हमारे कुछ सहयोगियों से बात करते हुए बताया। इसीलिए इसमें चूंकि नीला पड़ गया है तो ये इससे एक बात रूल आउट करने के लिए ही सही, लेकिन डॉक्टर्स वगैरह ये भी देखेंगे कि शरीर में कोई पॉइजन तो नहीं था, कोई जहर तो नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि जहर दिया ही गया या किसी ने जहर खाया ही हो। ऐसा भी लोग बताते हैं कि मेडिकल रीजंस की वजह से भी शरीर में पॉइजनिंग हो जाती है, कई बार दवाओं के रिएक्शन से भी पॉइजनिंग हो जाती है। तो क्या ऐसा कुछ था, ये सारी बातें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चल पाएंगी। प्रतीक की मौत की खबर मिलने के बाद उनके बड़े भाई अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और वहाँ वो आधे घंटे के करीब रुके और फिर वो बाहर निकले। फिर कुछ बातें उन्होंने की, वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देना चाहिए कि हो सकता है आप लोगों को ना मालूम हो। एक तो वो सगे भाई नहीं थे अखिलेश यादव के, वो उनकी जो प्रतीक की जो माता जी थी उनसे मुलायम सिंह यादव जी ने दूसरा विवाह किया था, मतलब उनकी दूसरी पत्नी थी। और प्रतीक खुद भी मुलायम सिंह जी के बेटे नहीं थे। वो साधना गुप्ता जो उनकी माता जी थी, उनकी फर्स्ट मैरिज से उनकी संतान थी। वो भी एक ही बेटे थे अपने माता पिता के, और जैसे अखिलेश यादव अपने माता पिता के एक ही बेटे हैं। 2006-7 में मुलायम सिंह जी ने ये साधना गुप्ता जी से फिर विवाह भी किया था और फिर उसके बाद पूरा परिवार एक साथ ही रहा करता था। बल्कि अभी जब तक परिवार में वो आपको एक सियासी बंटवारा जैसा नहीं हो गया था 2017 में,
तब तक बताया जाता है कि सब पूरा परिवार लखनऊ में एक ही घर में रहता था। इनफैक्ट अभी हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी सहयोगी रुचि, वो तो बताती हैं कि मतलब फैमिली बिल्कुल नॉर्मल थी, खाना तक रात में एक साथ खाया जाता था, ऐसा व्यवहार घर के अंदर लोगों का रहा एक दूसरे के साथ। लेकिन उसके बाद जब राजनीति में दरार आई तो फिर परिवार भी अलग हो गए थे। अब अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं उसको आपको जरा थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं 2 महीने पहले करीब मिला था प्रतीक से, और ये पोस्ट उन्होंने शेयर की है। इसमें उन्होंने एक बड़ी एक अच्छी सी तस्वीर प्रतीक यादव की कुछ अपनी मेमोरीज से वो शेयर करते हुए लिखा कि उनका जाना बहुत दुख की बात है। उन्होंने बताया कि मैं 2 महीने पहले मिला था प्रतीक से और मैंने उनसे कहा था अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि वो बीमार चल रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा अपने कारोबार को, व्यवसाय को आगे बढ़ाओ। फिर इसके बाद एक बात और कहते हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में नुकसान हो जाने की वजह से भी लोग कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं। तो क्या ऐसी कोई बात थी उनके जीवन में, ऐसा कुछ भी हुआ था, कुछ ऐसा घटनाक्रम? इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अगर हमारे पैनलिस्ट के पास कोई जानकारी हो। अखिलेश यादव की बात सुनाते हैं आपको। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक वो अच्छा नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। तो वो अखिलेश यादव ने फाइनेंशियल बात भी कही कि कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ था, या उनकी जानकारी में क्या कोई ऐसी बात थी। फिर उन्होंने कहा कि भाई कानून, परिवार जो चाहे वो हम करेंगे और कोई कानून जैसा कानून सम्मत होगा सब कुछ करेंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम हो रहा था। अब प्रतीक का अंतिम संस्कार कहाँ होगा, लखनऊ में होगा या सैफई में होगा, ये अब अपर्णा यादव जहां आ जाएंगी तो उसके बाद ये तय करेगा परिवार। और अपर्णा के करीबी रिश्तेदार से हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने बात की है, वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सुनते हैं। अपर्णा जी कब तक लखनऊ पहुंच रही हैं और स्टेटस क्या है फिलहाल उनका? अपर्णा जी से जो 5 मिनट पहले मेरी बात हुई है वो उसके हिसाब से वो 1:30 से 2 के बीच में, और मान के चलिए 2 बजे तक लैंड करेंगी। वो बाहर थी, परसों सोमनाथ में थी, उसके बाद वो शायद आसाम गई थी, वो मैंने उनसे पूछा नहीं, लेकिन वो कनेक्टिंग फ्लाइट से आ रही हैं, 2 बजे लैंड कर जाएंगे। क्या माना जाए कि जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो लखनऊ में होगी या सैफई में होगा? मेरे हिसाब से तो लखनऊ में होना चाहिए, लेकिन इसका निर्णय अपर्णा जी के आने के बाद ही होगा, और आज होगा या कल होगा ये भी उनका परिवार तय करेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रतीक जी का कई सारे इलाज चल रहे थे, इसको लेकर के भी बहुत ज्यादा परेशानी थी। अखिलेश जी ने ये भी कहा कि भाई बिजनेस में लॉस होते रहते हैं, यानी कि बिजनेस में कुछ लॉस वगैरह हुए थे क्या? इलाज चल रहे थे, ये कौन सा कारण बनता है? इलाज तो मेरे भी 10 चलते हैं, मेरी पत्नी के भी 10 चलते हैं, आपके भी चलते होंगे 2-4। तो इलाज जो है वो कॉज ऑफ डेथ से नहीं जोड़ा जाता। इनिशियल रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भाई कोई फाउल प्ले जैसी चीज नहीं है कम से कम। इनिशियल रिपोर्ट क्या फाउल प्ले? तो मैं रिपोर्ट छोड़िए, रिपोर्ट गई तेल लेने, फाउल प्ले हो ही नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि 11 बजे के करीब प्रतीक जी को सिविल लाया गया था। भाई अगर मैं दिन में मैं बीमार हूँ, मुझे बार अस्पताल जाऊंगा, तो जो दूसरी तरफ जो कयास लगा रहे हैं लोग, ये नीला वो पीला ये लाल, तो अगर 11 बजे वो अस्पताल अगर गए थे 11 बजे, तो उस समय आपकी जानकारी में गए थे? मेरी जानकारी में तो सुबह 4 बजे हुआ। अस्पताल गए थे कि नहीं गए थे ना, एक तरफ आप नीला और पीला चला रहे, तो अगर नीला पीला पड़ रहा था तो 11 बजे क्यों नहीं पकड़ में आया? अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए थी। अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली, ये सब बातें अनर्गल है। मैं
हमारे साथ रुचि कुमार और विशाल प्रताप सिंह दोनों हमारे सहयोगी जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस पर, क्योंकि विशाल जो हैं उन्होंने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बारे में भी बताया, बात की, और अभी वो उनके फैमिली से ही बात कर रहे थे। एक बार उनके पास पहले चलते हैं। पहले तो एक बार उनके हेल्थ कंडीशन के बारे में पहले क्या पता चलता था उसके बारे में बताइएगा, फिर अभी पोस्टमार्टम के बाद क्या कोई जानकारी आपको और मिल पाई विशाल? और ये भी इसको लेके भी कंफ्यूजन है कि वो रात में एक बार अस्पताल गए थे, फिर घर आ गए थे, फिर उसके बाद दोबारा उनको जरूरत पड़ी डॉक्टर बुलाने की। देखिए सौरभ, जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं, अपर्णा यादव के भाई हैं मुकेश बहादुर सिंह, जो हमेशा उस परिवार के साथ रहते हैं, साय की तरह उनके साथ रहते हैं, उनका बहुत साफ कहना है कि 11 बजे के करीब उनके पास बिल्कुल जानकारी नहीं है कि प्रतीक यादव अस्पताल आए थे और अस्पताल से आने के बाद वो वापस गए थे। इस बात में थोड़ा लॉजिक भी इसलिए समझ में आता है कि अगर मान लीजिए किसी की तबीयत सौरभ बहुत ज्यादा खराब हुई हो तो सिविल अस्पताल लखनऊ के अच्छे सरकारी अस्पतालों में से एक है, जहां पर डॉक्टर्स अगर किसी को भी कंडीशन खराब होते हुए देखते हैं तो कम से कम घर जाने की वो इजाजत नहीं देते हैं। और 11 बजे अगर कोई आता है और 4 बजे उसकी तबीयत खराब हो जाती है कि वो बाथरूम में अपने किचन में अचेत अवस्था में पाया जाता है, तो इस बात को मानने में थोड़ा मुश्किल जरूर होती है। हालांकि एक शख्स यहाँ पर जरूर ऐसे आए थे जिन्होंने कहा कि भैया 11 से 12 बजे के बीच सिविल अस्पताल एक बार अपने आप को दिखाने गए थे। तो फिलहाल थोड़ी सत्यता इस बात में कम नजर आती है। लेकिन अगर हेल्थ अपडेट की बात कर लिया जाए तो पिछले 3 से 4 साल से उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था, लंग्स में उनके इन्फेक्शन हुआ था, उसका भी इलाज चल रहा था, एक सर्जरी हुई थी, उसका भी इलाज चल रहा था। और लखनऊ के अगर मेदांता अस्पताल की बात कर लिया जाए तो पिछले 2 से 3 महीनों में वो रेगुलर वहां पे जाते थे और इसी वजह से फिलहाल पिछले 2 से 2.5 महीने से वो अपना सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है, जिसको अपनी जिंदगी का उन्होंने हिस्सा बना रखा था, जिम जाना, वर्कआउट करना और फिटनेस फ्रीक कहा जाता था प्रतीक यादव को, वो फिलहाल जिम नहीं जा पा रहे थे। तो मेडिकल कंडीशन बहुत ज्यादा साउंड नहीं थी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन मेडिकल कंडीशन ऐसी भी सौरभ नहीं थी कि एकाएक किसी की डेथ हो जाए। इसीलिए इस पूरे मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इनिशियल रिपोर्ट है उसको न सिर्फ रिजर्व किया गया है बल्कि विसरा को भी प्रिजर्व किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे से 5 बजे तक शाम को ये पूरी जो डिटेल रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी। उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रतीक यादव की मौत के पीछे असल कारण क्या है। लेकिन विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व करने का साफ इंडिकेशन सौरभ ये होता है कि कोई भी कंक्लूसिव रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिलहाल नहीं आ सकी है, इसलिए सबको इंतजार करना होगा प्रतीक यादव की डिटेल विसरा रिपोर्ट का। सौरभ जी, रुचि, अब सवाल अखिलेश यादव अभी हॉस्पिटल से मिल होकर के गए, ये भी पता चला था जब प्रतीक एक पहले भी जब भर्ती हुए अस्पताल में तब भी वो हॉस्पिटल गए थे, जबकि उनकी पत्नी जो हैं अपर्णा वो अब बीजेपी की नेता हैं, परिवार में एक बहुत बिटर पॉलिटिकल डिस्प्यूट जो है वो हो चुका है। क्या कैसे संबंध रहे हैं उनके अखिलेश यादव और उनके फैमिली के साथ? जैसा आप अभी सौरभ बता रहे थे, अगर आप 2017 के पहले लखनऊ आते तो जहाँ पे हम खड़े हैं ये विक्रमादित्य मार्ग है और यहाँ पर नया घर प्रतीक और अपर्णा यादव का बना हुआ है। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे मुश्किल से 500 मीटर दूर पर वो मुलायम सिंह यादव का घर हुआ करता था। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री रहते थे या पूर्व मुख्यमंत्री हो जाते थे वो उसी बंगले में रहते थे और पूरा परिवार अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, उनके बच्चे प्रतीक, अपर्णा के तब एक बेटी हुआ करती थी वो, और जो साधना जो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी, ये सब लोग एक साथ एक ही छत के नीचे रहते थे, एक साथ खाना खाते थे। और क्योंकि जो मुलायम सिंह यादव थे उन्होंने अपने परिवार को बहुत जोड़ के रखा हुआ था, तो जो समारोह होते थे सैफई में, चाहे शादी हो चाहे किसी का मुंडन हो, तो आपको पूरा परिवार एक साथ नज़र आता था। लेकिन 2017 के बाद जो कुछ परिवार में हुआ उसके बाद सारे घर अलग अलग हो गए और प्रतीक और अपर्णा यहाँ रहने लगे। मुलायम सिंह यादव का भी यहीं पे बंगला है, उधर पीछे शिवपाल यादव का बंगला है, आगे आप जाएंगे तो अखिलेश यादव का बंगला है। अखिलेश यादव यहाँ से मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पे रहते होंगे, लेकिन 300 मीटर की दूरी तो बहुत कम नज़र आती है, दिलों में बहुत दूरियाँ हो गई थी, मिलना जुलना बंद हो गया था। सैफई में जो परिवार की शादी होती थी, अभी आपने कुछ महीने पहले देखा होगा सैफई में शादी में आपको अपर्णा प्रतीक अपने दोनों बच्चियों के साथ वहाँ दिखे थे और अखिलेश यादव का, डिम्पल यादव का पैर छू रहे थे। तो उस तरह के रिश्ते रह गए थे, बहुत दूरियां आ गई थी, मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया था, कम्युनिकेशन नहीं था।
ये ज़रूर है कि शिवपाल यादव से अपर्णा यादव के अच्छे रिश्ते थे, लेकिन इधर क्योंकि शिवपाल यादव वापस समाजवादी पार्टी में चले गए थे तो ज़्यादा परिवार से कनेक्ट नहीं था। अब ऐसा कहा जाता है कि प्रतीक अपनी माँ से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट थे, तो माँ का जब निधन हुआ उसके बाद उनको एक तरह का सदमा लगा। फिर मुलायम सिंह यादव भी नहीं रहे, परिवार में सबसे झगड़ा हो गया था, कोई बातचीत नहीं होती थी, तो उसका असर प्रतीक यादव पर दिखाई दिया। और अगर आपको याद होगा जो जनवरी में एक उन्होंने पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने अपर्णा यादव से तलाक देने का ऐलान कर दिया था, उसमें काफ़ी गंभीर आरोप भी लगाए थे कि मैं हमें परिवार से दूर कर दिया, तो वो तकलीफ में प्रतीक थे। और वैसे आप देखिए कि हमें याद है कि करीब 2003-04 की बात है, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और इसी बंगले में जो मैं बता रही थी, वहाँ जो लखनऊ का एक स्कूल है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, वहाँ के कुछ बच्चे आए थे मुलायम से मिलने और वो कुछ वहाँ डिबेट हो रही थी। तब उस ज़माने में करीब 22-24 साल पुरानी बात है, प्रतीक यादव वहाँ टहल रहे थे और मुलायम सिंह यादव ने उन्हें डांटा था कि देखो तुम तो बोल नहीं पाते, ये देखो छोटे छोटे बच्चे कितना तेज़ी से बोल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते थे। बॉडी बिल्डिंग का भी बहुत शौक था। 2017 के आसपास एक इंटरनेशनल मैगजीन थी, उसके कवर फोटो में उनकी फ़ोटो छपी थी। बॉडी बिल्डर भी थे। जिम का तो लखनऊ में एक बड़ा जिम उन्होंने खोला था बहुत शौक से, और गाड़ियों के बहुत शौकीन थे प्रतीक यादव। और लखनऊ की सड़कों में उनकी जो लैम्बोर्गिनी है वो देखी जा सकती थी, नीले कलर की थी, उसमें वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से जाते थे क्योंकि रियल एस्टेट का वो काम भी करते थे। लेकिन परिवार में जिस तरह का हुआ उसका असर सीधे प्रतीक यादव पे ज़रूर पड़ा था। सौरभ, रुचि आपका और विशाल आपका फिलहाल धन्यवाद ये बातें बताने के लिए। अब ये गाड़ी की तो वो तस्वीर आप देख रहे हैं, उसमें मुझे याद है बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस वक्त, और प्रतीक ने उस वक्त रिएक्शन दिया था कि मैंने गाड़ी लोन पर खरीदी है, मैं टैक्स भी भरता हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं राजनीति में नहीं हूं, मेरा परिवार राजनीति में है। तो वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बताया गया 2014 में ज़रूर उनकी माता जी जो हैं वो चाहती थी कि ये लोकसभा का इलेक्शन लड़ें, लेकिन वो बात भी फिर आई गई हो गई। कुछ लोगों ने, जैसे पार्टी में होता है, नेता मतलब परिवार के लोगों के पीछे कुछ लोग जो हैं चाहे चापलूसी करने के लिए चाहे पोस्टर वोस्टर लगा देते हैं कि चुनाव लड़िए भैया, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, ऐसा भी कुछ हुआ था। लेकिन इनकी खुद कोई जो है वो रुचि नहीं थी। अब पॉलिटिकल फैमिली, लेकिन जैसा मैंने कहा कहानी है ये रिश्तों की, और वो भी टूटते रिश्तों की कहानी थी। अब अगर वो डिप्रेशन में भी थे तो किस वजह से, जनवरी का वो पोस्ट आया था जिसमें उन्होंने अपर्णा यादव के ऊपर कुछ बातें लिखी थी और कहा था मेरे परिवार के साथ मेरे रिश्ते उन्होंने ख़राब करा दिए। खैर, ये सारी बातें अब उनके जाने के बाद की जा रही हैं। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि जिस उम्र में प्रतीक गए, बिल्कुल, तो ये बड़ा दुखद है और ईश्वर न करे कभी किसी परिवार को ये दिन देखना पड़े, लेकिन नियति है जो तय करती है, किसी का कोई भरोसा तो होता नहीं, और मतलब सचमुच कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन जो प्रतीक का पूरा एक कहें कि उनके जन्म से लेकर और अभी मृत्यु तक की जो कहानी है भारत में, मतलब ये कहते हुए मुझे थोड़ा इस वक्त शायद नहीं कहना चाहिए, जो दूसरी महिला से रिश्ते और उससे पैदा हुई संतति, लोग कहते हैं कि वो पहले पति के, साधना जी के पहले पति के पुत्र थे। हालांकि कमाल की बात ये थी कि प्रतीक यादव के विद्यालय में जो पिता का नाम था वो MS यादव लिखा हुआ था। मतलब मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं, बाकी ठीक है जो कह रहे हैं वो सब दुरुस्त बात होगी। अखिलेश यादव को हमेशा मलाल रहा कि मेरी मां के रहते मुलायम सिंह यादव एक अलग बंगले में एक महिला के साथ रहते हैं। ये जो भी लखनऊ में रहता है वो जानता है कि एक बंगला वो साधना जी के लिए था वो, और ठीक है उनकी पहली शादी तो फर्रुखाबाद के गुप्ता जी थे उनसे हुई थी। और ये इतना ज्यादा था अखिलेश के अंदर, निजी तौर पर अखिलेश ने कभी कोई ऐसा माँ के साथ, यानी जो सौतेली माँ थी उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, लेकिन वो रिश्ते बहुत अच्छे थे। ये मतलब ये मेरे लिए खबर है, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत उस तरह से जानते हैं, और ये सच है कि मुलायम सिंह ने उसको अच्छे से निभाया। मालती जी ही उनका नाम था, जो अखिलेश की माता थी, उनके निधन के बाद फिर साधना जी से विवाह किया, लेकिन रिश्ते उसके पहले से थे। और यही वजह थी कि अखिलेश यादव इस बात को भी, और जब जिसको हम झगड़ा कहते हैं तो वैसे तो झगड़ा वो दिखता था कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव कैरेक्टर इसलिए है कि शिवपाल अकेले व्यक्ति थे जो इस रिश्ते के बारे में पहले दिन से जानते थे, क्योंकि मुलायम सिंह के हर अच्छे बुरे को अगर जीते थे, करते थे, तो वो शिवपाल यादव करते थे। इस वजह से भी अखिलेश अपने चाचा शिवपाल से बहुत नाराज रहते थे, और अखिलेश के साथ जो रहते थे वो चचेरे वाले चाचा रामगोपाल रहते थे। तो इसलिए जो लगता है ना कि रामगोपाल जी कैसे उनके इतने नजदीकी हैं, तो इसको समझिए पूरा वही। अब ऐसे में मुझे एक और याद आता है,
और वो भी रहा नहीं, बड़ी कम उम्र में वो भी चला गया। मैंने तो चूंकि उसका इंटरव्यू भी किया था एक समय में। रोहित शेखर, एनडी तिवारी के ऐसे ही, और उनके बारे में तो लिखा ही जाता है कि इलेजिटिमेट सन, ऐसे लिखा ही जाता है, अवैध संतान के तौर। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। क्या परिवार था उसका भी, बहुत अद्भुत परिवार था। मैं तो रोहित शेखर की नानी से मिला था, माँ से मिला था, और अंत में देखिए परिवार में किसी ने कर दिया, और उस पर तो पत्नी के ऊपर ही आरोप लगा था कि उसने मार दिया था। बहुत, अब ऐसे रिश्तों को जब मैं मानता हूं कि ईश्वर करे कि ऐसा कोई कुछ ना हो जो हम लोग बता रहे हैं कि कहीं वो जो लंग प्रॉब्लम थी या कोई भी जो प्रॉब्लम थी वो, लेकिन ऐसे में अवसाद जैसी चीज तो प्रतीक के साथ बचपन से ही रही होगी। आप इसको समझिए, जहां आइडेंटिटी को लेकर, अपनी पहचान को लेकर मैं क्या हूं, ये जब चिंता होती है, और फिर उसके इर्द गिर्द उसी तरह की बातें, उसी तरह की चीजें, आप कितने भी बड़े व्यक्ति के साथ हो, लेकिन जब इस तरह की चीजें हो तो मुश्किल करती है। अब मुझे लगता है कि आज जो एक, चूंकि जानकारी के तौर पर इतना जानना जरूरी था उस इमोशनल पहलू को, तो मुझे लगता है कि इमोशनल सेटबैक इसमें ज्यादा है। इसमें बाकी सब चीजें तो फाउल प्ले या कोई क्या कहते हैं कि कोई किसी ने कुछ साजिश रच दी हो, ये सब पता नहीं है, ये सब होगा भी नहीं, लेकिन इसमें इमोशनल प्ले बहुत ज्यादा है। और शायद यही वजह है कि 38 वर्ष की उम्र में वो इस स्थिति में, यानी एक तरह से जीवन खत्म होने का जो पढ़ने का प्रोसेस था वो ये हुआ। आप उनके देखें ना, उनके तो पिता भी नहीं रहे, उनकी माता भी नहीं रही हैं, वो भी नहीं रहे, उनकी भी 2 संतान हैं। अपर्णा जी के लिए भी जो है उनके लिए बहुत, फैमिली के लिए एक सेटबैक है। अखिलेश यादव चूंकि ठीक है वो परिवार में एक बड़े का किरदार उनका था, तो वो अब जो भी उस भूमिका में होंगी वो उस भूमिका को वो अदाएंगे। लेकिन अभी आप जो भी बात आप बता रहे थे, अंत्येष्टि वो करेंगे क्या सर? अंत्येष्टि कौन करेगा? वो करेंगे अखिलेश यादव? ये सब बातें सब परिवार करेगा, ये सब तो परिवार तय कर लेगा वो तो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन जो कुछ बातें भी अभी आप बता भी रहे थे, इस परिवार ने जो है सार्वजनिक मर्यादा हमेशा बना करके रखी। कभी, अब जैसे वो बता रही थी कि रिश्ते सबको पता थे, बीजेपी में चली गई वो तो रिश्ते खराब हो गए थे, लेकिन उनको पहला टिकट उनके जीवन का जो है इलेक्शन लड़ने का वो अखिलेश यादव ने दिया था 2017 में, और शादी ब्याह में मिलते थे तो पैर भी छूते थे, वो भी था। उनको एक मलाल जरूर था प्रतीक को कि शायद मेरे संबंध जो है मेरे परिवार के साथ अच्छे नहीं रहे। ये बात उन्होंने लिखी थी अपनी जनवरी की उस पोस्ट के अंदर। ये देखिए, सुबह जब ये खबर मिली, मैं सुबह 7 बजे मेरे पास कोई फ़ोन आया था, तो ये खबर मिली तो मुझे बड़ा झटका लगा था। मतलब रिश्तों की बात का पता नहीं आज समय है कि नहीं है, लेकिन एक कोई नौजवान और ख़ास तौर से जो फिटनेस फ्रीक हो, जिम चलाते हों, अपना करते हो, 38 साल की उम्र हो, वो सारी बातें हैं। और परिवार के जो राजनीतिक विवाद थे वो भी हमको पिछले दिनों दिखाई दिए कि अपर्णा जी बीजेपी में चली गई, और ऐसा पॉलिटिकल फैमिलीज में होता ही, हम लोग रोज़ देखते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल फैमिली, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। जो हर्ष जी कह रहे हैं वो बात किसी हद तक सही होती है कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी होता है, रिश्तों की भी बात होती है, लेकिन ये बात भी ठीक है कि अखिलेश जी ने कोई सार्वजनिक तौर पर या मुलायम सिंह जी ने कोई सार्वजनिक तौर पर इसमें कुछ ऐसा किया, फैमिली में किसी ने भी नहीं, मतलब फैमिली का मतलब तो बड़े 2 लोग वो हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तो वो नहीं हुआ। नहीं, एक तरह और अभी मुलायम जी ने स्वीकारा रिश्ते को, ये छोटी बात नहीं थी, ये भी बड़ी बात है। और अभी तो हम लोगों को समझना चाहिए कि अपर्णा जी के साथ सब लोग, मतलब उनके दुख में जो भी है उसमें शामिल हो। और मुझे, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा कि अभी इस पर कोई बहुत ज्यादा बात मैं कर पाऊँ, मुझे तो तकलीफ। लेकिन ये पूरी तरह पॉलिटिकल आदमी थे। हाँ, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल आदमी थे। कभी कोई इन्होंने एम्बिशन भी नहीं रखी, एम्बिशन भी नहीं रखी। एक बार हो रहा था जो आपने भी कहा, एम्बिशन थी, लेकिन वो उस तरह से नहीं है, क्योंकि अखिलेश जी भी थे और मुलायम सिंह जी भी जानते होंगे कि जब अखिलेश जी वहां पर हैं तो फिर 2 भाइयों को एक साथ करने में कोई, और फिर अपर्णा उनके आगे उसी पॉलिटिक्स के वजह से पॉलिटिक्स में आई हैं, वो सब भी है, उनका परिवार भी। अखिलेश जी की शादी को लेकर भी बहुत सारी बात हुई थी जब मुलायम सिंह जी नहीं चाहते थे, तो बहुत सारे अपर्णा के साथ भी शादी, क्योंकि ये परिवार भी जो अपर्णा प्रतीक की शादी हुई है वो भी एक अलग फैमिली है। वो तो डिफेंस, उनकी फादर शायद डिफेंस बैकग्राउंड के, तो वो उत्तराखंड के लोगों में से हैं। वो सब ठीक है, मेरे को तो बहुत अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात अभी नहीं करना चाहता। तकलीफ जरूर मुझे हुई कि इस बात को लेकर, और अपर्णा जी के लिए भी हम सोचते हैं कि हमको अभी उनके लिए वो करना चाहिए। वही बात है, एक तो ये कि हेल्थ के इश्यूज जो हैं, वैसे तो किसी को भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी गलत बात है। डॉक्टर की रिपोर्ट देख रहा था जिसमें कहा गया कि पल्मोनरी एम्ब्रोलिज्म है, तो उसका मतलब होता है कि चेस्ट में हाँ, लंग्स में क्लॉट, उसमें बेसिकली ये होता है कि पैरों में क्लॉट होता है, वो क्लॉट टूट के कहीं ना कहीं लंग्स में फंस जाता है, तो वो उस तरह की कंडीशन हो जाती है, तो वो उसको बोलते हैं। अब अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। अपर्णा जी मेरे ख्याल में अभी तो वो लखनऊ पहुंची भी नहीं है, वो मेरे ख्याल से असम में थी। असम में वो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी शपथ ग्रहण में शामिल हुई थी, उसके बाद वो जो है मेरे ख्याल से लखनऊ पहुंचेंगी। तो दुखद है, वैसे तो
जो है और बिजनेस यहाँ फैमिली लोग है, इसमें उन्होंने बहुत डॉक्टर अच्छी ने तरह एक अपना खबर बिजनेस देखी थी जिसमें कहा गया कि जो सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि वो जब लाए गए थे तो मतलब उनकी जो पल्स थी बहुत लो चल रही थी और हार्ट पर सर अभी तक तो ये हमारे सहयोगी इसको मतलब हाँ सुबह से सब अलग track अलग कर चल रहे रहा हैं है कि खबर को। क्या हाँ, है अभी तो। अब वो क्योंकि फर्क नहीं पड़ता जब उससे तक कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती दोनों उसका बातें कोई बहुत मायने भी नहीं है। दोनों बातें अगर देखें कि डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन की भी बहुत उनकी खबर नहीं थी कि डिप्रेशन में रहने वाला आदमी कोई ऐसी बहुत लग्जरियस लाइफ नहीं जीता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, शाम को पार्टी कर रहे हैं, वो फोटो डाल रहे हैं, इस तरीके से भी वो डिप्रेशन में नजर नहीं आए थे। और हेल्थ का भी ऐसा नहीं था कि बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, लगातार अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। ठीक है, चेकअप चल रहा था, रूटीन में चल रहा था, और हेल्थ भी ऐसी नहीं थी कि डॉक्टर ने कहीं उनको ऐसा कहा हो 3-4 साल से सुन रहा है कि नहीं, वो चल रहा था, रूटीन चेकअप चल रहा था। ऐसी बीमारी भी नहीं थी कि आपको अस्पताल में भर्ती डॉक्टर ने कहा हो या डॉक्टर ने आपसे कहा हो कि आप भाई दिल्ली जाके आप दिल्ली में रिकमेंड किया अस्पताल में भर्ती हुए थे। बहुत नॉर्मल भर्ती हुई तो कोई ऐसा अब बड़े आदमी लोगों के साथ तो ये रहता है कि उनको ठीक है, ठीक नहीं लग रहा, उन्होंने कहा डॉक्टर ने कहा आप 2 दिन आराम कर लीजिए, आप बहुत एक्सर्शन करते हैं, जिम बंद करो, 2 दिन अस्पताल में रहो, तो बड़ा आदमी बड़े 2 दिन रुक जाते। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि डॉक्टर ने उनको रिकमेंड कर दिया हो कि आप दिल्ली जाके इलाज कराइए या आपके संग ये है, या उन्होंने अपनी हेल्थ को लेकर कभी कुछ कहा हो कि भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रही है, या अपर्णा ने इस तरह का बयान दिया हो, या उनके किसी दोस्तों का ऐसा बयान आया हो कि हेल्थ को लेकर बहुत उनको गंभीर समस्या है। वो रूटीन की लाइफ कर रहे थे, कुछ दिनों से जिम नहीं जा रहे थे, लेकिन रोज अपने ऑफिस वो जा रहे थे, अपने कंस्ट्रक्शन का काम जो देख रहे हैं उसके ऊपर लगे हुए थे। तो मुझे लग रहा है कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ होगा कि एग्जैक्टली उनकी मौत का कारण क्या है। क्या हार्ट फेल हुआ है, क्या कोई डाइट उन्होंने ली थी, या कुछ ऐसा खा लिया था जिसका साइड इफेक्ट हुआ है, या कोई अचानक हुआ। मुझे लगता है मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो एग्जैक्ट पोजीशन पता पड़ेगी कि इनकी मौत का कारण क्या है। अपनी बीमारी के बाद ना, ये अप्रैल में जो हुआ था, आप देखें तो लगभग मतलब उनके मुलायम जी के सारे भाई तो नहीं है उसमें पॉलिटिक्स में। उनके सगे भाई तो मेरे ख्याल से एक शिवपाल यादव ही पॉलिटिक्स में आए, रामगोपाल यादव भी उनके सभी भाई उनके पॉलिटिक्स में रहे, लेकिन वो हम यहाँ पर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स देखें तो बाकी वही दिखता है, जिला पंचायत और वहाँ पर ग्राम प्रधान, मेरे ख्याल से उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है जो पॉलिटिक्स में कहीं न कहीं कुछ उनके बड़े भाई रतन सिंह यादव जी, फिर अभय राम यादव छोटे भाई, अभय से मैं मिला भी था, सेफई में वो छोटे भाई, शिवपाल यादव उनके छोटे भाई, भतीजे भी, धर्मेंद्र यादव, किसी स्तर पर वो रहे राजनीति, सभी लोग रहे, मतलब बल्कि फीमेल्स भी जितनी हैं। एक जमाने में मैं देख रहा था कि यादव परिवार के 30 लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी न किसी स्तर पर थे वो। और जो लोग राजनीति में नहीं थे, मतलब वो कई बार होता है ना, बैंक्स जो होते हैं गांव के बैंक, ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक, लेकिन सब लोग उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। और ऐसा होता है ये परिवारों में। और यादव परिवार को तो बड़ा पॉलिटिकल, इनका शायद सुनते हैं रियल एस्टेट का बिजनेस वगैरह था इनका। नहीं, इन्होंने जो डिक्लेरेशंस भी की थी, मतलब चुनाव में उनकी पत्नी ने डिक्लेरेशन की थी, उसमें अच्छा खासा पैसा दिखाया गया था, 23-24 करोड़ रुपया दिखाया गया था। 5 करोड़ की तो गाड़ी चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा पैसा एक कोई इशू नहीं था मेरे ख्याल से। पर ये बात जरूरी थी कि वो अपनी बीमारी को इतना मतलब सीरियसली शायद नहीं ले रहे थे, क्योंकि अप्रैल में जब ये प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुए थे तो इनको आराम मिला था, लेकिन बिना छुट्टी के ही वापस आ गए थे वहाँ से। तो शायद ये भी एक कारण है कि शायद बीमारी जो है उनकी वो बढ़ रही थी। तो ये भी हो सकता है कि उसको इग्नोर कहीं ना कहीं किया।